वेलकम बैक 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास घटनाचक्र पूर्वावलोकन। हमारा टॉपिक था गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। आज का हमारा पहला सवाल है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा कथन सही होगा, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ऑप्शन हमारा ठीक होगा विकल्प सी, केवल 2 और 3 सही है। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थीं। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों को काफ़ी महत्व प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। तो ये सारे केंद्र जो थे किससे संबंधित थे, वस्त्र उत्पादन से। इसकी भी व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गाइज, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। जो विशाखदत्त, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे। विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, विशाखदत्त ने। इनकी जो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में इसमें बताया गया है। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाखदत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। सोमिल, शूद्रक, शौनक या सुश्रुत। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। जो सुश्रुत थे इनको शल्य क्रिया का जनक कहा जाता था। ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सोमिल गुप्तकालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपर्युक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल प्रायः 600 बीसी से 1500 बीसी के करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसीलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। अभी हमने व्याख्या देखी थी, इसका विकल्प होगा ई। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। तो भास्कराचार्य का जो संबंध है गुप्त काल से आयुर्वेद शास्त्र से नहीं है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवेद थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की है। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। गाइज, आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। अभी क्लास हम लोगों की कंटिन्यू नहीं हो पा रही है क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और उसमें ड्यूटी चल रही है आजकल, तो बहुत ज़्यादा टाइम, ज़्यादा शेड्यूल अस्त व्यस्त हो गया है। अभी जैसे एग्जाम खत्म होंगे उसके बाद हम और भी सब्जेक्ट की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आइए अपनी क्लास को देखते हैं आगे को। लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। ये गणित विषय का महत्वपूर्ण केंद्र है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 1, 3 और 4। ठीक है, इनको देखेंगे। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का प्रयोग आम था, बिल्कुल सही है। तीसरा ठीक है इसमें। 5वीं शती ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था और 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था।
प्राचीन काल वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 5वीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में जया, कोजया और उत्क्रम जया के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। गाइज आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय।